खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। किसानों के फल सब्जी भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था के लिए राज्य में कोल्ड स्टोरेज का होगा निर्माण। अभी धान की फसल में आयरन की कमी न होने से उत्पादन होगा प्रभावित। P9 प्रभेद अरहर का है उन्नत प्रभेद। प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा कोल्ड स्टोरेज संचालित करने वाले किसानों को सुविधा देने के लिए अनुदान राशि का स्वीकृति पत्र वितरित किया गया। बीते दिनों कृषि भवन पटना के सभागार में कृषि मंत्री मंगल पांडे ने स्वीकृति पत्र संबंधित किसानों को प्रदान किया। इस योजना में विद्युत चालित नए कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ पूर्व से स्थापित कोल्ड स्टोरेज को सोलर पैनल से संचालित करने के लिए भी अनुदान का प्रावधान किया गया ताकि बिजली पर निर्भरता न्यूनतम हो सके। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य योजना के अंतर्गत सोलर पैनल की संस्थापना पर प्रति कोल्ड स्टोरेज अधिकतम 35 लाख रुपए की अनुमानित लागत व्यय का 50% सहायता अनुदान संचालकों को देने का प्रावधान किया गया है। बिहार में किसान बड़े पैमाने पर फल एवं सब्जी की खेती करते हैं। आंकड़ों में से समझने की कोशिश करें तो बिहार में लगभग 3,29,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की खेती की जाती है, जिसमें लगभग 88 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन होता है। इसी तरह सब्जियों की खेती लगभग 9,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होती है, जिसमें 175 लाख मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन होता है और लगभग 3,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फल की खेती की जाती है, जिसमें 45,34,000 मीट्रिक टन फल का उत्पादन होता है। फल एवं सब्जियों की सुरक्षित भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है। राज्य में किसान फल सब्जियों के सुरक्षित भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था के अभाव में औने पौने दाम में अपने उत्पाद को बेचने को मजबूर हो जाते हैं। किसानों की इसी मुश्किल के हल के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उनके फसल उत्पादों के समुचित भंडारण के लिए बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार द्वारा विद्युत चालित नए कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ पूर्व से संस्थापित कोल्ड स्टोरेज पर सौर ऊर्जा संस्थापन के लिए भी अनुदान का प्रावधान किया गया है। बिहार में जो कोल्ड स्टोरेज संचालित करने वाले हमारे किसान हैं, उनके राहत के लिए और उनको सुविधा देने के लिए अनुदान की राशि का वितरण किया जा रहा है दो कार्यों के लिए। एक तो टाइप 1 जो कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं और उसमें 8,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से जो लागत आता है उसका 35% अनुदान देने का काम राज्य की सरकार की तरफ से हो रहा है और प्रति कोल्ड स्टोरेज 1,40,00,000 रुपये के हिसाब से आज कोल्ड स्टोरेज मालिकों को यह अनुदान की राशि यहाँ प्रदान की जा रही है। प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। गन्ना उद्योग विभाग ने बीते दिनों भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और एक अनुसंधान संस्थान पूसा के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत किसानों को अधिक उत्पादन देने वाला गुणवत्तापूर्ण गन्ना बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। उम्मीद है कि अगले साल से किसानों को अच्छे और उन्नत प्रभेद के गन्ना बीज मिलने लगेंगे। इस बीज की औसतन उत्पादकता 550 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी। बिहार में अभी गन्ना उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। उन्नत प्रभेद के गन्ना बीज की उपलब्धता से उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय का स्रोत हमेशा बना रहे, इसके लिए पारंपरिक फसलों के साथ साथ सब्जी की खेती भी बहुत जरूरी है। खबरें खेती की में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं वैशाली जिले के मुकुंदपुर गांव के युवा किसान राहुल कुमार यादव से। राहुल ने 1 एकड़ में हरी मिर्च की खेती की है और फसल अच्छी है और मुनाफा इन्हें काफी अच्छा मिल रहा है। किसान भाइयों, बारिश की कमी से प्रदेश के कुछ जिलों में धान की फसल में आयरन क्लोरोसिस की चपेट में आने की खबर आ रही है। यह फसल में आयरन की कमी के कारण होता है। फसल में आयरन क्लोरोसिस लगने से पौधे का संतुलन विकास रुक जाता है, जिसके कारण उपज में 20 से 30% तक की गिरावट आती है। ऐसे में धान की पत्तियों पर आयरन सल्फेट का छिड़काव कर आप
फसल को बचा सकते हैं। आयरन क्लोरोसिस से ग्रसित धान की पत्तियों के बीच गहरे हरे रंग की नसें दिखने लगती हैं। सबसे ऊपर की पत्तियां का रंग पीला या सफेद हो जाता है और फिर धीरे धीरे पूरी पत्ती सफेद हो जाती है। दरअसल पौधों के विकास के लिए आयरन की जरूरत होती है। आयरन के बिना पौधे क्लोरोफिल और अन्य प्रोटीन नहीं बना पाते हैं। आयरन पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पहुंचाने में सहायता करता है। अगर आपके धान की फसल में भी ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो समझे कि फसल आयरन की कमी से जूझ रही है। ऐसी स्थिति में आप चिलेटेड आयरन पूरक सीधे पौधों की जड़ों के पास मिट्टी में मिश्रित कर दें। साथ ही उच्च स्तर की आयरन की कमी वाली संक्रमित शाखाओं या पत्तियों को काटकर खेत से हटा दें। ऐसा करने से आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी और आपका उत्पादन प्रभावित नहीं होगा और आपको काफी अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। देश में दलहन उत्पादन को बढ़ाने में अरहर की मुख्य भूमिका है। जो किसान भाई इस माह में अरहर लगाना चाहते वे P9 प्रभेद से अरहर की खेती करें। बिहार की मिट्टी और जलवायु के लिहाज से अरहर का P9 प्रभेद सबसे अनुकूल प्रभेद है। इसकी उपज काफी अच्छी होती है, लेकिन किसान भाई ध्यान रखें कि अच्छे उत्पादन के लिए बीज उपचारित करने के बाद ही इसे खेतों में लगाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना की विभिन्न मंडियों में आज चावल गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार स्थिर बने हुए हैं। लोकल गेहूं 3500 रुपए प्रति क्विंटल, एमपी वाला गेहूं 4300 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 5500 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं बासमती चावल 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बारिश होने की संभावना बरकरार है। वहीं कई जगहों पर वज्रपात होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की, जिसके माध्यम से कृषि से जुड़ी तमाम नई जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी और मंडी भाव के बारे में भी जाना। नमस्कार, मैं किशोर जबे स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में अभी जानकारियां और भी हैं, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। बकरे का जो वीर्य है वो थोड़ा भिन्न होता है गाय और भैंस के वीर्य से। तो उसमें जो हम करते क्या है, गाय भैंस के वीर्य में हम कुछ तरल पदार्थ मिलाते हैं जिससे उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो जहां वो एक पशु, चाहे गाय भैंस की बात करें या बकरे की, एक पशु एक बार में एक मादा को ही गर्भित कर पाता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, बकरियों में कृत्रिम गर्भधारण क्या है, इसकी आवश्यकता और प्रक्रिया के विषय में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ मुलाकात करेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक कुमार से, जो हमें बताएंगे बकरियों में कृत्रिम गर्भधारण की वैज्ञानिक बातें। तो आइए मुलाकात करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, जिस तरह से हमारे तकनीक ने ज्यों-ज्यों विकास किया है, हमने उस तकनीक को अपनाया और हमें सफलता भी मिली है हमारे वैज्ञानिकों के तकनीक से। कि गरीबों की गाय कही जाने वाली बिहार में बकरियां, जिसे कि हम
निश्चित रूप से गरीबों की गाय कहते हैं और है। तो गरीबों की गाय कही जाने वाली बकरियां भी हमारे यहाँ अब एक व्यापार का, एक रोजगार का रूप ले चुकी है। लेकिन थोड़ा सा हमें तकनीक के सहारे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तब हम उस व्यापार में, उस रोजगार में और सफलता अर्जित कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम एक नई जानकारी लेकर आए हैं कि बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की आवश्यकता क्यों है। आप समझ रहे हैं कि कृत्रिम गर्भाधान बकरियों में, और इसकी जानकारी आज बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर आलोक जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्यों ज़रूरत पड़ी? सबसे पहला सवाल हमारा ये है। जो कृत्रिम गर्भाधान एक विषय है, अभी तक गाय भैंसों में देखा गया है अच्छे तरीके से, लेकिन बकरियों में एक नई और बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। अभी तक इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ था, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है। इसका कारण भी है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, मैं आपको बताऊं पूरे देश के भी परिप्रेक्ष्य में, कि बकरियां एक बहुत छोटे वर्ग का किसान आराम से बकरियां पालता है, कम जगह उसके लिए आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि बकरियां हम पालते क्यों हैं, क्या उसका उद्देश्य क्या है। गाय भैंस की तरह वो दूध के लिए नहीं होती हैं, हम बकरियां पालते हैं मीट के लिए, और इसके लिए होता है कि जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी शरीर में वह हमारे लिए उतना ही अच्छा है। दुर्भाग्य से जो बकरे अच्छी वृद्धि करते हैं शरीर की, उसको बहुत लालच में कि जल्दी बिक जाएगा तो किसान भाई उसको बेच देते हैं जल्दी से जल्दी। तो इस तरह से अच्छी नस्ल के बकरे उपलब्ध हो नहीं पाते हैं, और जो ब्रीडिंग हो रही है वो ऐसी नस्ल के बकरों से हो रही है जिनकी वृद्धि उतनी अच्छी नहीं है। तो आज के समय में कृत्रिम गर्भाधान एक आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी पहल है। तो सर, चौथे स्थान पे बिहार में है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यह तकनीक, जो कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक है, वो प्रचलित क्यों नहीं हुई? ये तो जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। दरअसल हुआ क्या है कि अभी तक गाय और भैंस में ही कृत्रिम गर्भाधान उतना प्रचलित हुआ। समस्या ये हुई कि जो बकरे का जो वीर्य है वो थोड़ा भिन्न होता है गाय और भैंस के वीर्य से। तो उसमें जो हम करते क्या है, गाय भैंस के वीर्य में हम कुछ तरल पदार्थ मिलाते हैं जिससे उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो जहाँ वो एक पशु, चाहे गाय भैंस की बात करें या बकरे की, एक पशु एक बार में एक मादा को ही गर्भित कर पाता है, हम उससे सैकड़ों डोज बना सकते हैं और सैकड़ों मादाओं को गर्भित कर सकते हैं। बकरे का मैंने आपको पहले ही बताया कि बकरे का वीर्य थोड़ा सा भिन्न होता है, तो उसके लिए जो तरल पदार्थ हम विकसित करते हैं वो गाय भैंस की तरह इतना सरल नहीं होता है, उसके ऊपर कार्य नहीं हुआ। लेकिन अब देश के कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एवं हमारे बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर के अच्छा तरल पदार्थ बनाया है, और इस आशय की एक रिपोर्ट अमेरिका के एक जर्नल में भी छपी हुई है। तो आज के समय में हम अच्छा तरल पदार्थ बना रहे हैं और हिमीकृत वीर्य का उत्पादन भी कर रहे हैं। जैसे गाय भैंस की, जो गाय भैंस का जो कृत्रिम गर्भाधान का प्रक्रिया है, वो हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर पे भी टीवीओ कर देते हैं, या जो ट्रेंड एआई वर्कर है वो कर देते हैं। लेकिन बकरियों का जो है, इसका एक्सटेंशन प्रसार हुआ है कि हमारे किसान के ब्लॉक प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर इसका कृत्रिम गर्भाधान कराया जा सके? जी देखिए, एक अच्छी बात ये है कि जो बकरे का कृत्रिम गर्भाधान है, बकरी का, वो उसमें आसानी है कि बहुत आसान प्रक्रिया है। तो हम अब किसानों को, पशुपालकों को भी बुला करके उस प्रक्रिया को समझाते हैं। बहुत ही सरल प्रक्रिया है, तो आपको किसी ट्रेंड वर्कर की ज़रूरत नहीं है, किसी जो एआई वर्कर हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं भी इसको सीख करके घर में ही कर सकते हैं। तो बहुत, जैसे गाय भैंस में आपको बहुत ज़्यादा इसमें विशेषज्ञता चाहिए, हम पशुपालकों को लगातार सिखा रहे हैं। ये मुश्किल से 5 मिनट का कार्य है, और एक बार अगर आपने देख लिया, कर लिया, तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोबारा किसी एआई वर्कर की, किसी को बुलाने की। हाँ, हिमीकृत वीर्य की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारा कॉलेज उपलब्ध करा रहा है। तो कोई ऐसी समस्या नहीं होगी, बहुत ही सरल प्रक्रिया है ये। तो वो वीर्य जो है वो
प्रखंड स्तर पर आपके स्तर से या सरकार के स्तर से वो पहुंचाया जा रहा है ताकि किसानों को उसका लाभ मिले? दुर्भाग्य से नहीं, अभी केवल हमारे कॉलेज के स्तर पे ही इसकी उपलब्धता है। प्रखंड स्तर पे जो आपके वेटनरी अस्पताल हैं वहाँ पर अभी उपलब्धता नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में 6 महीने से 1 वर्ष के भीतर भीतर हम पहुँचाने का कार्य भी शुरू कर देंगे। बकरियों में खास करके बिहार के क्लाइमेट के हिसाब से किस नस्ल का इंसेमिनेशन करवाना चाहिए, कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए कि वो यहाँ सक्सेस हो? बिल्कुल, देखिए बिहार, झारखंड और ये जो बंगाल का एरिया है, यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो बकरी की ब्रीड है वो ब्लैक बंगाल है। उसका रीज़न ये है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, तेज़ी से शरीर का विकास होता है इसमें, और ये यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो आज की परिस्थिति में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि ब्लैक बंगाल का सीमेन ही हम ज़्यादा प्रचलित करें, क्योंकि वृद्धि भी अच्छी होती है और बीमारियां भी नहीं होती हैं इसमें। सर, इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में अभी जानकारियां और भी हैं, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। और ये जो पिछात अरहर लगाते हैं ये थोड़ा बढ़ता कम है और कम दिनों में होता है। 220 से 225 दिनों में ये हो जाता है। और वो जो समय से जो अरहर लगाते हैं वो लगभग 300 दिनों में होता है, 285 से 300 दिनों में, और ये लगभग 220 दिनों में हो जाता है। कृषि दर्शन कार्यक्रम का कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, रणनीति, कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो किसान भाइयों, अभी आपने बकरियों में कृत्रिम गर्भधारण की पूरी जानकारी हासिल की। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अगात अरहर की खेती तो हो चुकी है। अब बात आज हम करेंगे पिछात अरहर की खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, पिछात अरहर की खेती 25 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच में की जाती है। तो पिछात अरहर की वैज्ञानिक खेती क्या है, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर SP सिन्हा, जो वरीय वैज्ञानिक हैं कृषि अनुसंधान संस्थान पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, पिछात अरहर की वैज्ञानिक खेती क्या है? हाँ, ऐसा है, जो अगात अरहर होता है वो तो किसान भाई लगाते ही हैं। किसी कारण बस यदि उनका गल गया पौधा, चूँकि अरहर पानी बर्दाश्त करता नहीं है, तो अभी का जो सीज़न है इसमें भी किसान भाई अरहर ले सकते हैं। तो पिछात अरहर लेने के लिए 3 प्रजातियां जो है उचित है इसके लिए। एक तो जो है हमारा पूसा 9, दूसरा है हमारा राजेंद्र अरहर 1, और तीसरा वैरायटी जो है DA 11, जिसको सरद भी कहते हैं। तो इसका हम लोग बुआई 25 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक करते हैं। और इसके बुआई करने के लिए थोड़ा सा इसमें बीज दर ज़्यादा लगता है। 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई की जाती है। और कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर रखी जाती है, और पौध से पौध की दूरी 16 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। और इसे बुआई करने के पहले थोड़ा बीज उपचार कर लें फफूंदनाशी से, जो कार्बेंडाजिम नामक दवाई है, 2.5 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज की दर से। इसकी क्या और विशेषताएं हैं, इसकी क्या उपयोगिता है कि मतलब पिछात अरहर की खेती करके हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं? जी हाँ, इससे है क्या कि अगात अरहर जो हम लोग करते हैं वो बड़ी ऊंची हो जाती है, 8 से 10 फीट लंबाई हो जाती है। तो जब कीड़ा और बीमारी लगता है तो उसमें स्प्रे करना थोड़ा परेशानी वाली बात होती है। और ये जो पिछात अरहर लगाते हैं ये थोड़ा बढ़ता कम है और कम दिनों में होता है, 220 से 225 दिनों में ये हो जाता है। और वो जो समय से जो अरहर लगाते हैं वो लगभग 300 दिनों में होता है, 285 से 300 दिनों में, और ये लगभग 220 दिनों में हो जाता है। और इसमें खासियत क्या है कि बढ़वार इसकी कम होती है और इसमें फलियां ज़्यादा लगता है। तो ये जो है 220 दिन में लगभग होता है बुआई से लेकर कटाई तक।
और इसमें करीब 15-16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज आ जाता है। और इसमें खासियत ये है कि ये पानी बीच में जो पानी पड़ा, वर्षा पड़ा, उसमें गलने की अब संभावना नहीं। अब वर्षा भी पड़ेगी तो कम पड़ेगी, तो इसलिए इसको गलने की संभावना नहीं होगा और ये इसकी खेती होगा तो बढ़वार इसकी ज़्यादा नहीं होगा और इसमें फलियाँ अच्छे से लगेगी और इसका जो है पौधा संरक्षण भी अच्छा से कर सकते हैं। किसान भाई, देखना क्या है इसमें कि जब खेती आप करेंगे तो आपको जो है 100 केजी DAP प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पहले मिट्टी में मिला देंगे और इसके बाद इसकी बुआई कर देंगे। और बुआई करने के बाद करीब इसमें 2 कोड़ाई निकाई गुड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। एक बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद और दूसरी निकाई गुड़ाई इसकी करीब 45 से 50 दिनों के बीच में करते हैं। तो इस तरह से 2 निकाई गुड़ाई कर देंगे तो निश्चित रूप से खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा, जड़ों में हवा का आवागमन होगा और इससे हमारा अरहर के पौधा बढ़िया पलेगा। और इसमें एक चीज़ और है, कभी कभी बीच में बारिश हो गई तो यूरिया जो है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका टॉप ड्रेसिंग करते हैं। और अमूमन इसमें यदि आप सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रबंधन करते हैं, उसके लिए एक बाज़ार में आता है मल्टीप्लेक्स जो है सूक्ष्म पोषक तत्व तरल, इसका 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोल के और इसका छिड़काव कर देते हैं। एक बार जब हमारा अरहर का फसल 60 दिन का हो और दूसरा जब हमारा अरहर का फसल 90 से 100 दिन का हो, और इस तरह से 2 बार परनीय छिड़काव कर देते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व तरल का, तो इसमें करीब करीब जो भी हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है ये सब इसमें है और इससे हमारा उपज 25 से 30% लगभग बढ़ जाएगा अरहर का। तो ये काज किसान भाई जरूर करेंगे। सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है पिछात अरहर की खेती में, तो एक जो कीट होता है वो पत्ता चाटने वाला होता है और जब फली आ जाती है अरहर की तो एक उसमें घुस करके फल को नष्ट करता है। तो इसके निजात के लिए हमारे किसान भाई, हाँ बिल्कुल ऐसा है, जब हम अरहर की खेती करेंगे तो अरहर के फसल के साथ 4 कीड़ा एक साथ आता है। तो वो कीड़ा है जो आपका, वो एक जो है प्ल्यू माउथ जिसको कहते हैं वो आता है, एक फली छिद्रक आता है, एक फल मक्खी आता है और एक जो है पॉड बिभिल आता है। ये 4 कीड़ा है जिसको हम लोग पॉड बोरर कम्प्लेक्स बोलते हैं अरहर का। ये चारों एक साथ आता है। एक यूँ कहें कि एक कीट दूसरे कीट को निमंत्रण दे के बुला लेता है। तो ये जब आ जाता है तो अरहर की उपज बहुत घट जाती है। तो इसके चलते हमको क्या करना है कि जब हमारा अरहर में फूल आने लगे तो फूल आने समय एक प्रोफेनोफॉस नामक दवा है, इस दवा का 1.5 लीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल के और इसका परनीय छिड़काव कर देते हैं एक बार जब फूल आने लगे तब, और एक बार जब 50% फलियां लगे तो उस समय में इसी दवा का प्रोफेनोफॉस दवा का हम लोग छिड़काव कर देते हैं। 50% जब फलियां लग जाए तब, तो इससे होगा क्या कि वो जो पॉड बोरर कम्प्लेक्स है वो चारों कीट का निवारण हो जाएगा और हमारा अरहर के फसल में उत्पादन अच्छा। एक आता है NPV मिक्सचर जो कि वायरस का सॉल्यूशन है, उस NPV मिक्सचर का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं जिससे जो पॉड बोरर कम्प्लेक्स है इसका निजात हो जाता है। तो वो कार्य भी हम लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि खरपतवार का प्रकोप बढ़ता है तो निकाई गुड़ाई 2 करने की तो अनुशंसा है। इसके अलावा किसान भाई रासायनिक खरपतवार नियंत्रण का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए अरहर की बुआई के बाद आप जो है एक दवा है पेंडिमिथिलिन, वो 30 EC करके आता है, उसका 3.3 यानी 3 लीटर 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 लीटर पानी में घोल के, और इसका यदि बुआई के 2 दिन के भीतर, जैसे आज बुआई किए कल या परसों इसका छिड़काव कर देंगे तो खरपतवार का उगाव कम होगा। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि जो छोटी छोटी सावधानियां हैं आप पिछात अरहर की खेती कर रहे हैं तो उन्नत प्रभेदों का चयन करके आप ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं, ज़्यादा पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले अंक में कृषि से जुड़ी ही ऐसी ही कुछ और नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हमारा पता है कृषि दर्शन कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।